नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक में एंटर करने वाले हैं वो टॉपिक आपसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करेगा और वो सारी चीजें हमने बिट्स एंड पीसेस में अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग पैरामीटर्स और अलग अलग फैक्ट्स के फॉर्म में डिस्कस की। नेक्स्ट 13 पॉइंट, चेंज का मतलब क्या होता है। फिजिक्स में कन्वेंशनली चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या भैया? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर किसी भी क्वांटिटी का चेंज निकालने को बोला जाए, याद रखो फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज बोल रहा हूं मैं, चेंज इज अ जनरल टर्म। ये किसी के हिसाब से डिफाइन नहीं होता, किसी के परसेप्शन पे नहीं जाता। हां, अब किसी ने बोला लॉस निकालो, कोई क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली बोल रहा है कि लॉस फाइंड करो। लॉस का मतलब क्या है? ये सिंपल है। लॉस का मतलब है, मान लीजिए क्यू इनिशियल और क्यू फाइनल। लॉस का मतलब क्या है? जब कोई चीज घटेगी तो उसे लॉस कहेंगे। तो इसका मतलब इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि भाई लॉस निकाल के दो, क्या बोल रहा हूं? लॉस निकाल के दो। तो सिंपल, मैं क्यू इनिशियल माइनस क्यू फाइनल करूंगा। अबे तब क्यों नेगेटिव निकालूंगा फाइनल माइनस इनिशियल करके? किसी ने कहा चेंज निकाल के दो, क्या बोला भाई? चेंज निकाल के दो। तो चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। इन दिस केस क्योंकि इनिशियल ज्यादा है तो चेंज विल बी लेस देन जीरो, इट विल बी नेगेटिव। इट अल्टीमेटली टेल्स मी कि लॉस हुआ है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म। सर यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मत बोलो आप, क्योंकि बहुत बार बोल चुके हैं आप। ये आपने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जब पढ़ाया तब भी एक्सेलरेशन में बताया, वेलोसिटी के हिसाब से बताया। जब आपने कैलकुलस पढ़ाया तब फंक्शन के हिसाब से बताया। फिर जब ग्राफिकल एनालिसिस में गए तब भी आपने कुछ ग्राफ बनाकर वहां पर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड नो एक्सेलरेशन जज करवाया। तो मैं कह रहा हूं एक छोटी नजर डाल लें। नजर छोटी मत डालें, ठीक है? नजर तो डालें पूरी पूरी, क्योंकि नजर आपकी गंदी नहीं है, कोई बात नहीं। यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कांस्टेंट। अब फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी कांस्टेंट व्हेन इट रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। यानी अगर नेक्स्ट पॉइंट, टर्निंग ऑफ अ पार्टिकल लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। अच्छा देखिए सर, ये क्यों डिस्कस कर रहे हो टर्निंग? अबे प्रैक्टिकल दुनिया में कैसे टर्न करती हैं ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं इसको देखो, ये पेन को देखना, समझ आए? अब देखना, let's assume that the object goes in that straight line and turns and comes back on the same straight line. तो जब पहला वाला जो केस आप देखेंगे, फर्स्ट जो केस आप देख रहे हैं यहां पर, ये वाला, उस पर नजर डालिए। पार्टिकल का जो मोशन है ये देख पा रहे हैं, ये किस तरह से हो रहा है? ये मोशन है प्लेन हो गया। तो अब आप ये मत सोचना कि जब आगे जाकर मैं आपके साथ क्वेश्चन से डील करूंगा और मैं मोशन को इस तरह से अगर शो करूं, मान लीजिए, तो आप ये मत सोचना कि सर प्लेन में चले गए। तब मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई मैं शो करना चाहता हूं कि बॉडी पलट रही है। अब मैं सेम ही लाइन, जैसे आप देखिए, ये देखिए सेकंड वाला, देखिए सेकंड वाला। अब ये वाले केस में आप नोटिस करिए, एक ही लाइन दिख रही है, यही जाने की भी और यही आने की भी है। और यह है टर्निंग पॉइंट, जहां पर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली जीरो हुई होगी। चलिए अब कुछ शब्दों पे चर्चा करते हैं। वी हैव क्वालिटेटिव मॉडिफायर्स, अप्रोक्सीमेशन वर्ड्स। में आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है मैग्नीट्यूड डिस्क्रिप्टर्स। नाम देख के मैं फिर से कह रहा हूं, डरने का नहीं। यूज्ड टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ क्वांटिटी। एग्जांपल देख, वो ज्यादा जरूरी। ह्यूज, वेरी लार्ज, नेग्लिजिबल, ठीक है, ये शब्द है। अब ऐसी जगह पे कहीं ये क्या है? ये क्वांटिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे, ये कोई नंबर नहीं दे रहे हैं भैया। ये कह रहा है कि भैया वन क्वांटिटी इज वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू द अदर, वन क्वांटिटी इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर। द मास ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अर्थ इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ अर्थ। समझे? तो वो नेग्लिजिबल क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन देता है। अब उसका मीनिंग क्या है वो मैं एग्जांपल लेके यहां समझाता हूं, ठीक है? रुकिएगा। देन है अप्रोक्सीमेशन वर्ड्स। When exact value is not required but an approximate value is enough. एग्जांपल देखना, nearly, almost, roughly, ठीक है? कि वो पंगा ही खत्म हो जाएगा जब हम उस एग्जैक्ट वैल्यू को, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं जानते। तो हम इस तरह के अप्रोक्सीमेशन वर्ड्स का सहारा लेकर ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी मिला है उसी में गुजारा करो। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टर्स। व्हेन वन क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विद अनदर, यानी मच ग्रेटर देन, कंपेरेबल टू। एग्जाम्पल सुनना तो अपने आप समझ आएगा। पहली लाइन पढ़, इफ वन मास इज ह्यूज कंपेयर टू अदर। यानी मान ले मैं आपको बोलूं कि एक मास है कैपिटल एम और वो स्मॉल एम एक छोटा मास है, उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करोगे? स्मॉल एम, एक मास है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। सिंपल, इतना क्या माहौल बनाना। और अगर कैपिटल एम इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल एम, अब आप बोलोगे सर ये क्या है? अरे बहुत ज्यादा भैया, ये पहला शब्द नहीं बोला, मैग्नीट्यूड डिस्क्रिप्टर्स, वेरी लार्ज। तो अगर यहां बोला m इज वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल m, इसका मतलब है ये। अब यहां पर हम ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, एक गाड़ी है। ये गाड़ी किसी लोकेशन पर है, x इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, छोड़ो अभी उसको, छोड़ो। ये ऑब्जेक्ट है जो कुछ वेलोसिटी va से ट्रेवल कर रहा है और इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन है a, ठीक है? अब सबसे पहली जरूरत किसकी है? ऑब्जर्वर की, हु इज वॉचिंग, देख रहा है, ठीक है? नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस।
अ फिक्स्ड पॉइंट टू मेजर। अरे भाई कहीं से तो मेजरमेंट होगा ना, तो फिक्स पॉइंट चाहिए। तो वही ये रहा ऑब्जर्वर, इसने कहा यार इस बार मैं बहुत थक गया, ठीक है, इतना स्वाभिमान लेके घूमने के चक्कर में हर बार मेरे पैरों तले x = 0 पे चुकता है। तो उसने कहा ये जो पोल है ना, जहां पोल है उसको मान लो x = 0, और अब ले लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी द होल सेटअप अराउंड यू रोड प्लस पोल इन विच यू डिस्क्राइब द कार्स मोशन। मतलब ये पोल ले लिया और पोल से एक लाइन खींच ली, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस। हमारा ऑब्जर्वर घड़ी लेके खड़ा है, जैसे ही शुरू कर देगा t = 0 से अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो रोड मतलब एक्सिस, उसी के अलॉन्ग मूवमेंट है, बट वो एक्सिस तो इमेजिनरी है ना भाई, थोड़ी कोई ऑब्जर्वर बना दिया तो लिटरली व्हाइट पेंट लेके ऐसे लाइन पोतने बैठ जाएगा, पॉजिटिव एक्स बना के दिखाता हूं पूरा एंड तक, अबे ऐसा थोड़ी है। तो वो तो खाली फ्रेम है ना जहां पे मेजरमेंट कर रहे हैं। तो वो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और जो रेफरेंस पॉइंट लिया है हमने विच इज द पोल इज नाउ टेकन एज होल, इज कंसीडर्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस किससे अटैच होता है? ऑब्जर्वर से। इस केस में ऑब्जर्वर ने किसको सहारा, किसको यूज किया है? पोल को, ठीक है। तो यहां पर ये जो पोल है इसके रिस्पेक्ट में सारे मेजरमेंट होंगे, और जब वो ऑब्जर्वर घड़ी को शुरू करेगा तो उसको बोलेंगे t = 0, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एनालाइजेशन, नॉट द लिटरल स्टार्ट ऑफ मोशन। वो लिटरल स्टार्ट ऑफ मोशन नहीं है। अब यहां पर ऑब्जर्वर हमारी एंटिटी ये रही बाहर खड़ी होके। अब ये जो कहानी भाई साहब इससे निकालेंगे, जो भी डेटा इससे निकालेंगे एक कहानी के फॉर्म में बयां कर देंगे और आप पे 4 मार्क के लिए फेंक देंगे 4 ऑप्शन के साथ कि बताओ इसका आंसर क्या है, ठीक, वही उसकी कहानी है। चलिए नाउ लेट्स एंटर इनटू द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कितने तरीके के होते हैं। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक है अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, यानी हिस्सा रोड पे चलता है, और एक है मोशन अंडर ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के अंडर यानी वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। इफ आई एम बीइंग द ऑब्जर्वर आई एम टेकिंग दिस एज एन हॉरिजॉन्टल, दिस एज अ वर्टिकल। तो यहां हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑन अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक। एंड ध्यान रखिएगा रेक्टिलिनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है बट हॉरिजॉन्टल ट्रैक। डेफिनेशन है छोटी सी इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाने से पहले कि हॉरिजॉन्टल ट्रैक में, मैंने आपको बताया इससे पहले, जो डेफिनेशन वो देख लीजिए फिर से, कि एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय इंजन, ब्रेक्स और पुश एक्सेट्रा। यहां पर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सेलरेशन हम जज करेंगे। हम मतलब आप सोचिए कोई ब्रेक थोड़ा दबाया, कम दबाया, ऐसे करके कर रहा है, तो वो जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा उस ऑब्जेक्ट पे वो चेंज नहीं होगा, नहीं कर सकते। एंड दैट पॉइंट द एक्सेलरेशन शुड बी केप्ट कांस्टेंट बिकॉज वी आर डीलिंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, अगर किसी का मन नहीं मान रहा है उस खुजली से कि वो कम ब्रेक दबा रहा है, ज्यादा दबा रहा है, इस काम को कर रहा है, तो कोई बात नहीं, उसका भी जरिया है, उसका भी तरीका है अपने पास सबका सोल्यूशन है भैया। कैलकुलस, यूज कैलकुलस, फंक्शन है, खत्म बात। हाँ, अब बोलेगा नहीं ब्रेक भी हम एकदम बावले की तरह लगाएंगे और फिर फंक्शन भी तुम ही दो, ऐसा नहीं होता, फंक्शन दो भैया। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? क्योंकि आप जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को एनालाइज करना शुरू करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपकी डिमांड होगी 3 इक्वेशन की। वो 3 इक्वेशन क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक एंड इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है s, जिसकी वेलोसिटी v हो चुकी है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u थी, और कुछ टाइम t के बाद ऐसा हुआ है, are called equation of motion. The fundamental relation between these terms कौन-कौन से हैं? क्या-क्या बोला? तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम t, डिस्प्लेसमेंट जो कि पोजीशन पर डिपेंड करता है डेल्टा x पर, तो पोजीशन डिपेंडेंसी, और एक्सेलरेशन। इनको आपस में जब आप कोरिलेट कर देते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये जो एक फंडामेंटल रिलेशन है बिटवीन दीज टर्म्स इज कॉल्ड एज इक्वेशंस ऑफ मोशन, और इन मोशन को हम इस्तेमाल करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम तीनों इक्वेशन भर देते हैं क्योंकि अब हम उसको यूज करने वाले हैं। तो हमने पहली इक्वेशन क्या पढ़ी थी, क्या दिलाई? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v = u + at। यहां पे आप नोटिस करेंगे जो वेलोसिटी है वो लीनियरली बदल रहा है, ठीक है, लीनियरली चेंजेस या वेरीज विथ टाइम। दिख रहा है? अरे क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है भैया, ये तो कांस्टेंट है, और इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहा हूं क्योंकि u 0 हो नॉन जीरो आपने क्या पता। तो वेलोसिटी लीनियरली चेंज कर रही है किसके साथ? टाइम के साथ, लीनियरली चेंज कर रही है टाइम के साथ, ठीक है। पहला इक्वेशन ये था। पहले इक्वेशन आप नोटिस करिए ना, तो यहां पे कहीं चेंज इन पोजीशन नहीं है, यहां पे वेलोसिटी है, फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है s = ut + ½ at²। यहां पे ये जो s है वो है डिस्प्लेसमेंट विच इज डिफाइंड एज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट के 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक पार्ट है वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का, और एक पार्ट है एक्सेलरेशन का। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा तो s = ut हो जाता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। डिस्प्लेसमेंट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो आप एकदम बेसिक केस में 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम, बस। लेकिन क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन भी हो सकता है तो एक्सेलरेशन का पार्ट है जो आपका ½ at², और एक और ध्यान यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सेलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन t² से बदल रहा है, लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक रिलेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन है
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब भी आपको सवालों में समय ना दिया हो, टाइम इज नॉट गिवन, टाइम इज नॉट गिवन, यूज द थर्ड इक्वेशन यूज करें अगर टाइम ना दिया हो तो। अब ये 3 इक्वेशन ही हम लेके चलते हैं अपने साथ, और भी हैं, उनको डिराइव करते हैं आगे बढ़ के, लेकिन ये फंडामेंटल, दीज आर फंडामेंटल रिलेशंस। मुझे बताओ यहां पे टी क्या है, टाइम इंस्टेंस है या टाइम इंटरवल है? सर दोनों है। अगर टाइम की शुरुआत टी, इनिशियल टाइम की शुरुआत 0 से हो रही है, टी इक्वल टू 0 से हो रही है, तो ये टी टाइम इंटरवल नहीं, टाइम इंस्टेंस है। और अगर टाइम की शुरुआत किसी और समय से हो रही है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर किसी 5 सेकंड तक एनालाइज करना है, मान लीजिए आपने एनालाइजेशन शुरू किया टी इक्वल टू 2 सेकंड से ऑब्जर्वर ने, और टी इक्वल टू 5 सेकंड तक, तो आप इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, 5 या 2 क्या पुट करेंगे? दोनों नॉन जीरो में क्या पुट करेंगे? अरे इंटरवल में तो 5 - 2 कितना आएगा? 3। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन का नजारा। और यहां टी की जगह पे 3 सेकंड पुट किया जाएगा, जहां जहां टाइम है वहां 3 सेकंड पुट करेंगे, क्योंकि ये टाइम इंटरवल है। अब हम इसको डिराइव करेंगे। अब फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की शुरुआत कहां से होती है? हमें चाहिए वी एवरेज, तो शुरू कर रहे हैं। चलिए पहली बात, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और फर्स्ट इक्वेशन भी यहीं पे लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ध्यान दीजिएगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब मुझे ये दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इफ देयर इज अब ऊपर वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, u प्लस ए टी बाई टू। जो ऊपर लिखा है वही लिखा मैंने, देख ले, 2u प्लस ए टी बाई टू में 2u को लिखा मैंने u प्लस यू। अच्छा, व्हाट इज u प्लस ए टी? सर v, तो आंसर आया u प्लस v बाई टू। दिस इज कॉल्ड v एवरेज। ये v एवरेज कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मोशन हो रहा है, जो शुरू कर रहा है t इक्वल टू 0 u वेलोसिटी से, और किसी टाइम t पर वेलोसिटी v है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, और अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए बिटवीन दैट टाइम इंटरवल, तो सिंपल इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 खत्म। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो हमने कहा भैया ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी इसको याद करने में कोनो दिक्कत है क्या? है भाई, बोलिए, कोनो दिक्कत है? नहीं। तो व्हाट इज द एवरेज? u प्लस v बाई टू। अब ध्यान दे सर, क्या जरूरी है इनिशियल मोशन t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होना चाहिए? कोई जरूरी है बिल्कुल नहीं। लेट्स से द मोशन बिगिंस, या जब आपको क्वेश्चन दिया गया तब t इक्वल टू t1 से जब वेलोसिटी u थी, t इक्वल टू t2 यानी जब वेलोसिटी v हो गई का एवरेज चाहिए, एंड द एक्सेलरेशन एक्टिंग इज कांस्टेंट। लेट्स से अब अगर मुझे v एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, मैं करूंगा इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, खत्म बात, और मेरे को इस पूरे जर्नी का एवरेज वेलोसिटी मिल गया। अगर मैं इस एवरेज वेलोसिटी को टोटल टाइम ऑफ मोशन, यानी उस इंटरवल, जो जैसे देखिए इस केस में इंटरवल क्या है, t2 माइनस t1, उसको मैं डेल्टा t या t ही कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को टोटल टाइम ऑफ मोशन से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, वही s मिल जाएगा। करके देख ले, आंसर आ जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मतलब किसी भी टाइम t पर, इनिशियल, s, ये सारी चीजें वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होता है, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो किसी का चल भी रहा हो तो चिंता मत करिएगा, सही समय आएगा, अपना समय आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है, समझे? फिफ्थ इक्वेशन, अरे सरकार फिफ्थ भी है। हाँ, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। सर ये nth सेकंड कहीं तो सुनेला सुनेला लगता है। t इक्वल टू n-1 से t इक्वल टू n सेकंड पे, इसको अपने बोलते हैं nth सेकंड। nth सेकंड, n सेकंड नहीं बोल रहा हूं, nth सेकंड, यानी ये जो इंटरवल है यहां से यहां तक का, ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं SNth, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, ब्रिटिश इंग्लिश, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब वो ट्रेवल्ड की स्पेलिंग बोल रहा हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड, जब वो डिस्टेंस है भैया nth सेकंड में जो ट्रेवल हो रहा है, ठीक है, ओके सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए इस SNth का अगर कोई फॉर्मूला हो जनरल तो अपना काम हो जाएगा। चलिए निकालें इसको। ओके लेट्स गो। तो सबसे पहले हम उसको कैलकुलस मेथड से डिराइव करेंगे SNth। ये बचा u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ये आ गया SNth, और इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लिया। और फिर एक क्वेश्चन में जानबूझ के कराऊंगा जहां पे ये फॉर्मूला फेल होगा, और तब मैं बता दूंगा कि कैसे हम मोशन के जो इंटरवल्स हैं, जो इंस्टेंसेस हैं या जो पार्ट हैं, उसको ब्रेक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। विल टेक दैट, डोंट वरी। 6 बोला 6 लिखते हैं, 10th बोला 10 लिखते हैं, खत्म बात। और ये याद रखियो कि विथ साइन हर चीज पुट होगी, विथ साइन हर चीज पुट होगी। इसमें कोई 2 राय, 3 राय या एक भी राय जो ना समझे किसी से, वो नहीं होनी चाहिए। लेट्स गो फॉर ग्राफिकल मेथड। नाउ हम इस पूरे एरिया को एक साथ निकाल देते हैं लगाकर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जब लाएंगे तो वो क्या होता है 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट h। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट h, मतलब सेपरेशन बिटवीन द बेसेस। अच्छा यहां पर बेस 1 क्या है, बेस 1 है v1, ये वाला, ये जो हमने इनिशियल वेलोसिटी u मान के पहली इक्वेशन लगाया n-1 सेकंड के बाद उसे हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट वेलोसिटी हैज बीन ऑब्टेन्ड। एक तरीका तो ये भी था कि हम सिमिलर ट्रायंगल यहां पे मतलब इस पॉइंट पे यूज कर लेते। अब सिमिलर ट्रायंगल यूज करके बड़ा टाइम लगता है भाई उसको निकालने में, इससे बेटर है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at लगाया और यहां पर v1 फाइंड कर लिया। सेम वे में n सेकंड्स बाद यहां पर हम v2 फाइंड कर लेंगे। अब दोनों की वैल्यू अपने को पता है तो हम यहां पर पुट कर देते हैं भैया v1 + v2 मल्टीप्लाइड बाय h। अच्छा h कितने बराबर है, तो h यू कैन सी दिस, h कहां से शुरू हो रहा है n-1 से, ये रुकिए ये हटा दो पहले, ये हटा दो, क्या है ये देखो ये इंटरवल है। तो n माइनस ऑफ n-1 कितना बचेगा भैया, तो बचेगा n-+1 यानी 1 सेकंड। तो पहले से पता था कि वो जो टाइम इंटरवल है बिटवीन दैट, वो जो आप nth सेकंड निकाल रहे हैं, वो जो टाइम इंटरवल है बिटवीन दैट पर्टिकुलर n-1 टू n, वो तो एक ही सेकंड का है, तो उसमें चिंता करने की जरूरत है नहीं। h की वैल्यू कितनी है 1, तो आप चेंज करते हैं u प्लस, दिख रहा है हाँ। अब a कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2n-1 और ये 2 बाहर ले आओ, बेसिकली यही तो निकाला था, हाँ यही था s(nth). तो अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करना शुरू करेंगे और ये बात ध्यान रखिए, आई विल बी टेकिंग मेनी एग्जांपल्स इन दिस। तो वो सारे एग्जांपल्स एक एक करके कंसीडर करते हैं। और अब तक हमने सिर्फ क्या बात की, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट वी वर फोकसिंग ऑन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, द टर्म्स एसोसिएटेड विद इट। और देखिए मैं ये कह रहा हूं आपको ये डिस्कशन लगे तो आप इसको अच्छी खासी स्पीड पर देखिए, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल डिस्कशन था। हाँ, इक्वेशन वाला पार्ट मतलब स्टार्ट होने के बाद नहीं, उससे पहले का पोर्शन। अब हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट में एंटर करेंगे वो होगा क्वेश्चंस, विल टेक मेनी, बहुत सारे, अभी तो अब इसके आगे भी हैं मेनी क्वेश्चंस, विल टेक वन बाय वन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन कन्वेंशन, ऑब्जर्वर, ठीक है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मेनी मोर क्वांटिटीज व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन।